मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 27 फरवरी 2024 को संपन्न हुए गणित विषय के प्रश्न पत्र संकेतांक 822 आईए के सेक्शन बी वर्णात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है सभी खंड कीजिए। ए नंबर, यदि बिंदु x5 तथा 2-3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का ए, इसमें दिया है बिंदु x5 तथा 2-3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो हमको हल करके x का मान निकालना है। तो प्रश्न संख्या 1 का ए, दो बिंदु दिए हैं। पहले बिंदु को मान लेते हैं ए, जिसके निर्देशांक x5 और दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक 2-3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 17 मात्रक है। हमको हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं। बीच की दूरी AB इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे, ए बी देख रहे हैं 17 मात्रक दी है, तो 17 बराबर अंडर रूट x1 5 है माइनस x2 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 है माइनस y2 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू, इस साइड से अंडर रूट हट जाएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64। तो इस प्रकार से 289 माइनस 64 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। घटाएंगे, 9 से 4 घटा 5, 8 से 6 घटाएं 2, तो 225 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर से वर्गमूल लेने में एक घात मिलेगी और 225 का वर्गमूल प्लस माइनस 15। अब हम एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो हल करने पर x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले हम x बराबर यानी पहले प्लस चिन्ह लेकर चलेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 2 इक्वल टू 15, तो x बराबर मिल जाएगा 15 प्लस 2। तो इस प्रकार से x का एक मान 17 प्राप्त होता है। अब माइनस चिन्ह लेने पर x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15 प्लस 2 यानी x बराबर माइनस 13। तो इस प्रकार से x के दो मान मिल जाते हैं, x बराबर 17 और दूसरा मान माइनस 13। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न दिया है पहले का बी नंबर, कह रहा यदि बिंदु 1 4 a माइनस 2 और माइनस 3 16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 का बी, दिए हुए तीन बिंदु 1 4 a माइनस 2 और माइनस 3 16, ये कह रहा संरेख हैं, तीन बिंदु संरेख हैं। तो यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो इन तीन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। देखें तो ये पहला बिंदु हमारा x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा बिंदु x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम मान रख देंगे, 1/2 पक्षांतर करेंगे, 0 गुणे 2 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से x1 का मान 1, y2 माइनस y3 तो माइनस 2 माइनस 16 प्लस x2 देख रहे हैं ए दिया है इंटू y3 यानी 16 माइनस y1 4 है प्लस x3 माइनस 3 इंटू y1 माइनस y2 4 माइनस y2 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सरल कर लें
तो 1 इंटू -2 -16 मिलकर के -18 प्लस ए 16 से 4 घटाएंगे 12 -3 4 + 2 6 6 त्रिक 18 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से -18 मिल करके -36, तो 12a बराबर 36 या a बराबर 36/12, 12 तिहाई 36। इस प्रकार से a का मान 3 प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, क्या सिद्ध कीजिए 1 + sin थीटा अपान cos थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 + sin थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो दिए हुए प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 का सी, इसमें आप देख रहे हैं दिया है लेफ्ट हैंड साइड, प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है 1 + sin थीटा अपान cos थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 + sin थीटा, जबकि सिद्ध करके हमको 2 sec थीटा लाना है। सिद्ध करके 2 sec थीटा लाना। अब इसमें यदि हम लासा ले लें दोनों पदों का, लासा में मान मिल जाएगा cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब हम इसमें तिरछा गुणा कर दें तो 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा मिल करके 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a + b के होल स्क्वायर से टूटेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिया है अपान cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान जानते हैं 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो इस प्रकार से 1 + 2 sin थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। 1 + 1 मिलकर के 2 कॉमन कर लें तो 1 + sin थीटा अपान cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। 1 + sin थीटा अंश हर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 cos थीटा अंश में ले जाएंगे तो cos का उल्टा sec के रूप में आएगा। तो 2 sec थीटा यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं, तो इनसे हमको माध्यक का मान निकालना है। इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। प्रश्न संख्या 1 का डी, 1 के डी में वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनकी बारंबारता क्रमशः 6, 9, 20, 15, 9। संचयी बारंबारता हम जानते हैं पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती हैं। फिर दूसरे में 6 + 9 15, 15 20 जोड़ेंगे 35, फिर 35 और 15 का योगफल करेंगे तो 35 5 40 10 50 और 50 9 59। इस प्रकार से अगर हम बारंबारताओं का योग निकालें तो बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 14 9 23, 23 6 29, 2 1 3, 3 2 5। इस प्रकार से n बराबर 59 प्राप्त होता है। अब हम n/2 निकालेंगे तो n/2 59/2 सरल किए, 2 दूनाई 4 और 2 नई 18, 2 पंचे 10, 29.5। देखें तो ये हमारा संचयी बारंबारता 35 के अंतर्गत है, लिख देंगे, जो कि संचयी बारंबारता
जो कि संचयी बारंबारता 35 के अंतर्गत है, इसलिए माध्यक वर्ग देख रहे हैं 35 के अंतर्गत हमारा जो वर्गंतराल है 20 से 30 है, इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L 20 मिल जाएगी। वर्ग अंतराल की माप h बराबर 30 माइनस 20 10 और माध्यक वर्ग की बारंबारता देख रहे हैं f बराबर 20 और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता CF 15। अब हम माध्यक का फार्मूला लगाएंगे। तो माध्यक का सूत्र जानते हैं। माध्यक का फार्मूला है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। अब इस फार्मूले में मान रख देंगे। L का मान देख रहे हैं दिया है 20 प्लस n/2 29.5 माइनस CF का मान देख रहे हैं 15 आया है अपान F का मान 20 है इंटू H 10 दिया है। सरल करते हैं, जीरो कैंसिल कर दिए तो 20 प्लस 29.5 से 15 घटाएंगे तो 0.5 9 से 5 घटा 4 और 2 से 1 घटा 1 14.5 बटे 2। इस प्रकार से इसको सरल करेंगे तो 20 प्लस 2 सत्ते 14 दशमलव 2 दुनाई 4 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से 20 प्लस 7.25 जोड़ेंगे तो 27.25। ये माध्यक का मान होगा। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं दी हैं 92 और 510, इनका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 1 का ई संख्या 92 और 510 है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखें अगर इसमें तो प्रश्न संख्या 1 का ई पहली संख्या 92 है, 92 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 2 छंग 12 फिर 2 दुनाई 4 2 तिहाई 6। इसके बाद दूसरी संख्या 510 है, 510 के गुणनखंड करेंगे, 2 दुनाई 4 11 हुआ, 2 पंचे 10 फिर 2 पंचे 10। इस प्रकार से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अठे 24 3 पचे 15, 5 से डिवाइड करेंगे, 17 पचे 85। इस प्रकार से 92 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23, जबकि 510 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 मिलते हैं। अब हमको दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम में जानते हैं पहले के सभी गुणनखंड लिख लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 23। अब दूसरे से उन गुणनखंडों को और लिखना है जो ना लिखे गए हों। तो देख रहे 2 लिख गया है, 3 लिखना है, 5 भी लिख लेंगे। इसके बाद 17। अब इन संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा कर लें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। गुणा करते हैं तो गुणा करने में 2 दुनाई 4 और 4 पंचे 20, इनको एक साथ कर लें, 2 दुनाई 4 4 पंचे 20 इंटू अब 23 3 और 17, तो 17 थी 51, 51 गुणे 23। अब हम 23 और 51 का पहले गुणनफल कर लें, 51 में 23 से गुणा करेंगे, 51 गुणे 23 ये हमारा मिल जाएगा, 3 एकम 3 पचे 15 और 2 एकम 2 2 पंचे 10। सरल किए तो 3 5 2 7 1 1। अब इसमें 20 से और गुणा कर लेंगे, तो 0 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14 और 11 दुनाई 22 1 23। इस प्रकार से 23,460 ये दोनों संख्याओं का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू 23,460। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पिछले सेट में हम √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से इस √3 एक अपरिमेय संख्या है को भी सिद्ध कर लेंगे। तो इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से जिस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध की गई है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप सिद्ध कर लेंगे।
तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए जिसमें एक भाग में दिया है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं। तो इसमें हम जानते हैं जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इस दी गई सारणी से स्पष्ट है। प्रश्न संख्या 2 का ए, इस दी गई टेबल में चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जो कि वर्ग अंतराल 30 से 40 की है, 30 से 40 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 30 से 40 होगा। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता का प्रतीक F1, तो F1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 कहलाती है। तो F0 बराबर 21 मिल जाएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 का मान 23 मिल जाएगा और बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 कहलाती है। तो F2 बराबर 14 मिल जाएगा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L कहलाती है। तो L बराबर हमारा 30 मिल जाएगा। अब हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे। बहुलक का फार्मूला है, बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H वर्ग अंतराल की माप होती है और वर्ग अंतराल की माप अगर देखें तो H बराबर 40 माइनस 30 10 मिल जाएगी। अब इसमें हम मान रख देंगे। L का मान देख रहे हैं, L बराबर मिला है 30 के, तो 30 प्लस F1 23 है माइनस F0 21 है अपान 2 इंटू F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H 10। अब इसी को सरल कर लेना है। तो 30 प्लस 23 से 21 घटाएंगे 2 बटे 23 दूनी 46 माइनस 21 14 जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 1 3 इंटू H अर्थात 10 है, सरल किए तो 30 प्लस 2 गुणे 10 बटे 46 से 35 घटाएंगे 6 से 5 घटा 1 और 4 से 3 घटा 1, सरल कर लें तो सरल करने में 30 प्लस 10 दुनाई 20 बटे 11, 11 का भाग 20 में देंगे तो ये हमारा 30 प्लस 11 एकम 11, 11 9 20, तो ये हमारा 11 8 88, 2 बचा, फिर 11 एकम 11, इस प्रकार से लगभग 31.81 प्राप्त होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस बहुलक का मान प्राप्त हुआ, बहुलक बराबर 31.81 के आसपास ये हमारा इसका उत्तर मिलेगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इस दिए गए प्रश्न में सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का बी, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, ये कोई वृत्त है, ओ केंद्र का वृत्त बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमको दिखाना है कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो दिया है ओ केंद्र के वृत्त में, ओ केंद्र के वृत्त में बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा हैं। सिद्ध करना है इनकी लंबाइयां समान होती हैं अर्थात PA इक्वल टू PB हमको सिद्ध करना है। रचना कर लेते हैं। इसमें रचना में हम OA, OB और OP को मिलाएंगे तो ये हमारा रचना के अंतर्गत मिल जाएगा। OA, OB और OP को मिलाया
अब हम उत्पत्ति अगर देखें तो उत्पत्ति में इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में देखेंगे, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर यदि खींची जाए तो लंब होती है, तो ये कोण 90 अंश मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार कोण OBP का मान भी 90 अंश मिलेगा। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो दोनों में OA इक्वल टू OB मिलेगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर देख रहे हैं कोण OAP इक्वल टू कोण OBP प्रत्येक 90 अंश है, और OP दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो उत्पत्ति में त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में OA इक्वल टू OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या या त्रिज्याएं कहें, कोण OAP इक्वल टू कोण OBP, देख रहे हैं प्रत्येक 90 अंश है, ये हमारा थ्योरम के माध्यम से मिलता है। फिर OP इक्वल टू OP उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। हम जानते हैं CP-CT रूल से यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके सभी संगत भाग आपस में बराबर होंगे, इसलिए PA इक्वल टू PB, अर्थात दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान हैं। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC इक्वल टू कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है। तो ये हमको सिद्ध करके लाना है। त्रिभुज ABC की 2 का C, त्रिभुज ABC कह रहा एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D कह रहा इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC अर्थात यही कोण कह रहा कोण BAC के बराबर है, कोण BAC के बराबर है, तो हमको सिद्ध करके लाना है। तो इस प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC इक्वल टू कोण BAC, ये हमारा दिया है। सिद्ध करना है सिद्ध करने में कह रहा CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको सिद्ध करके लाना है। अब हम उत्पत्ति अगर देखें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, एक तो हमारा कोण दिया है कोण BAC इक्वल टू कोण ADC, ये हमारा दिया है। और दूसरा अगर देखें तो कोण C दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कोण C इक्वल टू कोण C, ये हमारा उभयनिष्ठ है। इसलिए यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हों तो फिर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इससे हमारा मिल जाएगा त्रिभुज ABC ये समरूप होगा। त्रिभुज ADC में अगर देखें तो संगत में, क्योंकि हमारा कोण A बराबर था कोण D के और C भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, A के संगत इसमें हमारा D आएगा, त्रिभुज D, और B के संगत हमारा A मिलेगा। A के संगत D आया और B के संगत शेष बचता है A, तो DAC, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो अब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमको समान कर लेना है। तो त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो त्रिभुज ABC में कोण B की सम्मुख भुजा CA है, जबकि कोण B के बराबर दूसरे में हमारा कोण A है, कोण A की संगत भुजा CB है, तो CA अपान CB इक्वल टू, अब ABC की
त्रिभुज एबीसी में अगर हम कोण बी की सम्मुख भुजा देखें तो बी की सम्मुख भुजा सी ए और बी के बराबर इसमें हमारा दिया हुआ था बी के बराबर ए है, तो ए के संगत भुजा अगर इस त्रिभुज एडीसी में देखें तो ए के संगत भुजा हमारी सीडी थी। तो त्रिभुज एबीसी में अगर हम देखें तो सी ए अर्थात सी ए अपान सी बी, तो देख रहे हैं सी ए अपान सी बी लिखे हैं। इसी प्रकार से इधर हमारा सी डी अपान सी ए, यदि इसका हम तिरछा गुणा कर लें तो सी ए इंटू सी ए मिल करके सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से ये प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है डी नंबर, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या होगी। तो इसमें हम जानते हैं कि दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अंक मानते हैं। इसमें हम मान लेंगे माना दहाई का अंक यक्ष, तो प्रश्न संख्या 2 का डी माना दहाई का अंक बराबर यक्ष, इकाई का अंक बराबर y। अब हम संख्या बनाएंगे। संख्या जानते हैं संख्या बराबर होती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार कह रहा अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। अब कह रहा संख्या का 9 गुना, संख्या हमारी है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, यही बराबर है अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या होगी 10y प्लस यक्स, तो इसका 2 गुना, ये दोनों बराबर हैं। अब इसको सरल कर लेंगे तो 9 दहम 90x प्लस 9y बराबर 2 दहम 20y प्लस 2x। सारे पद एक और कर लिए जाएं तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। अब इसको 90x से 2x घटाएंगे 88x प्लस 9y माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 कामन कर लें तो 11 × 88 8x माइनस y बराबर 0/11 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि पहले और दूसरे समीकरण दोनों को हल करेंगे तो हमारा x और y का मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 है और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 8x मिलकर के 9x बराबर 9, तो x बराबर 1। इस x के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 से y बराबर मिल जाएगा, y बराबर x अर्थात 1 प्लस 9 माइनस 1 अर्थात 8, तो वह संख्या हो जाएगी। संख्या बराबर बनेगी, संख्या बराबर दहाई का अंक हमने यक्ष माना था, तो दहाई का अंक फिर इकाई का अंक, इस प्रकार से संख्या 18 हो जाएगी। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 का ई दिया है। 2 के ई में द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हल कीजिए तो 3 दुनाई 6, 6 के ऐसे खंड की जोड़ने पर 5 प्राप्त हो, यही 3 प्लस 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दो पद का हम समूह बनाकर कॉमन कर लें तो पहले समूह से देख रहे हैं हमारा 2x कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन कर लिए तो x माइनस 1 माइनस दूसरे समूह से 3 कॉमन करेंगे तो ये हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं x माइनस 1 दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 1 कॉमन किए तो फिर ये हमारा शेष बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, और दूसरा यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2। तो इस प्रकार से x के अभीष्ट 2 मान प्राप्त हुए, पहला मान 1 और दूसरा मान 3/2। तो यही द्विघात समीकरण का अभीष्ट हल होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो प्रश्नानुसार इसमें हमारा दिया है प्रश्न संख्या 2 का F
एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए एक बगीचा है जिसमें प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है और दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई उसकी 2 गुनी दी है अर्थात 2x। फिर बगीचे का परिमाप दिया है, बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप, तो आयत का परिमाप जानते हैं 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसी में मान रख दें परिमाप दिया हुआ है 120 बराबर 2 गुणे लंबाई 2x चौड़ाई x, तो 2 इंटू 2x प्लस x मिलकर के 3x। तो इस प्रकार से 6x, तो 6x से x निकालेंगे तो 120 बटे 6, 6 दुनाई 12, 20, तो x बराबर 20 आ गया। तो इस प्रकार से चौड़ाई अतः बगीचे की चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई 2x है तो 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। तो यही प्रश्नानुसार आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई के मान होंगे, अर्थात यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। एक मान और दिया है, क्षेत्रफल कह रहा 800 मीटर स्क्वायर है। अब अगर हम जांच करें क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार 800 दिया है और हम मानों के अनुसार अगर निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है, तो 40 और 20 का गुणनफल 4 दुनाई 8, 0 0, तो 800 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है, जो कि प्रश्नानुसार 800 दिया है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सही है। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक प्राप्त हो सके। और यदि किसी प्रश्न की कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।